हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग इंद्रिय स्थान स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इंद्रिय स्थान में सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि बताइए इंद्रिय स्थान से आप क्या समझते हैं या फिर इंद्रिय स्थान के अंदर किन चीज़ों का वर्णन है, ठीक है। तो इंद्रिय स्थान के अंदर हाँ किस चीज़ों का वर्णन है? अरिष्ट लक्षण बताए गए हैं। क्या बताया गया है? अरिष्ट लक्षण बताया गया है। अरिष्ट लक्षण का मतलब क्या होता है कि रोगी के शरीर में मृत्यु से पहले उत्पन्न होने वाले लक्षण, यानी कि डेथ से पहले जो भी पेशेंट की बॉडी में सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे उनको हम क्या बोलेंगे? अरिष्ट लक्षण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? वर्ण स्वर इंद्रियम अध्याय। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन, हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन। और स्वर का मतलब क्या होता है? वॉइस। तो जो भी कॉम्प्लेक्शन में और वॉइस में ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि अरिष्ट लक्षण को बतलाने वाले होंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है विमर्श के अंदर, ये हमें टिक करनी है। सबसे पहले अरिष्ट के द्वारा ही आयु का ज्ञान किया जाता है, टिक करो यहाँ से। अतः आयु परीक्षार्थ इंद्रिय स्थान का वर्णन किया गया है। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ इंद्रिय स्थान का वर्णन करने का क्या उद्देश्य है, क्या एम है, ठीक है। तो क्या बताओगे? आयु की परीक्षा के ज्ञान के लिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि बताओ पेशेंट की जो आयु है वो कितनी शेष रह गई है, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गए तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसकी आयु लगभग कितनी रह गई है। तो आयु के परीक्षार्थ के लिए हम किसका वर्णन करते हैं? इंद्रिय स्थान का वर्णन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है आगे। चिकित्सा साध्य रोगों की होती है ना कि असाध्य रोगों की, ठीक है। कि जो भी ट्रीटमेंट होगा वो किसका होगा? साध्य रोगों का होगा। असाध्य रोगों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। तो जो क्यूरेबल होंगे उन्हीं को तो हम ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी असाध्य रोगों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर बोल रहा है अतः साध्य असाध्य निर्णयार्थ इंद्रिय स्थान का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो तुमसे पूछे कि इंद्रिय स्थान जो है वो और क्या चीज़ें बताता है, तो वो साध्य असाध्यता का निर्णय करने वाला होता है। अगर कोई चीज़ असाध्य है तो वहाँ अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, साध्य है तो अरिष्ट लक्षण नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद टिक करो। इंद्रिय शब्द का अर्थ है इंद्रा प्राणस्तस्य लिंगम इंद्रियम। ये रेफरेंस पूछा जाता है, कहाँ का रेफरेंस है, तो इसे टिक कर लो। उसके बाद देखो रिष्ट और अरिष्ट ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। तो चाहे अरिष्ट लिखा हुआ मिल जाए चाहे रिष्ट लिखा हुआ मिल जाए एक ही बात है, एज अ सिनोनियम हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखो इंद्रियश्च रिष्टश्च स्थानम इंद्रिय स्थानम इति, कि जो रिष्ट स्थान जो होता है इसी को इंद्रिय स्थान कहा जाता है, या फिर इंद्रिय स्थान का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलेंगे? अरिष्ट स्थान या फिर रिष्ट स्थान, ठीक है। फिर देखो एक श्लोक दिया हुआ है, नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम। क्या मतलब है इसका? कि जिसके द्वारा नियत यानी कि निश्चित मरण का ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है? अरिष्ट कहा जाता है। तो देखो नियत मरण मतलब मृत्यु, ज्ञापकम मतलब ज्ञान, कि जिसका नियत मतलब जिसका हमें निश्चित मृत्यु का ज्ञान हो उसे क्या बोला जाता है? उन लक्षणों को, लिंग का मतलब होता है सिम्टम, उन लक्षणों को क्या बोला जाता है? अरिष्ट लक्षण कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद यहाँ पे एक आचार्य सुश्रुत का श्लोक दिया हुआ है। सुश्रुत ने बताया है कि फल अग्नि जल वृष्टि नाम पुष्प धूम अम्बुदा यथा ख्याप्यंती भविष्यत्वम तथा रिष्टानि पंचताम। देखो क्या मतलब है, जिस प्रकार पुष्प जो है उनसे अगर मान लो किसी प्लांट में फूल आ रहे हैं, ठीक है, तो उनसे हम ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर फल लगेगा थोड़े दिन बाद, या कहीं पे धूम यानी कि धुआं उठ रहा है तो हम वहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि अग्नि होगी या कहीं ना कहीं पे आग लगी होगी, ठीक है। या फिर अम्बु, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो हम यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि जल वृष्टि नाम, वृष्टि मतलब बारिश की वजह से यहाँ पे जल भरा हुआ होगा, ठीक है।
उसी प्रकार हम यहाँ पे जो रिष्ट यानी कि जो अरिष्ट लक्षण है उनसे हम ये पता करते हैं कि रोगी जो है उसकी आयु कितनी शेष रह गई है, उसमें हमारे पास मृत्यु सूचक लक्षण उत्पन्न हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो ये श्लोक ये याद रखना है किस आचार्य का श्लोक है, ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक लास्ट लाइन, इनमें वर्ण स्वर की विकृति अन्य विकृतियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होती है, अतः सर्वप्रथम वर्ण स्वरीय अध्याय का प्रारंभ किया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन और जो स्वर यानी कि वॉइस है, इसमें हमें क्लियर दिखती है। जो विकृति होगी, जो भी लक्षण होंगे वो हमें क्लियर दिखेंगे बाकियों के कंपैरिजन में, इसलिए सबसे पहले हमने वर्ण स्वरीय अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इंद्रिय स्थान विषयक सामान्य चर्चा, यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है, कुछ भी याद नहीं करना कि बताओ इंद्रिय स्थान में क्या क्या है। ठीक है, तो इसको रीड करना है, यहाँ पे लिख लो, इसको सिर्फ रीड करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है भेषज संवृत्ति और एक है भेषज विकार युक्ति। भेषज संवृत्ति का मतलब क्या होता है कि औषधि पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो भेषज संवृत्ति का मतलब होता है औषध का प्रभाव, औषधि पर नहीं, औषध का प्रभाव क्या होगा उसको भेषज संवृत्ति कहा जाता है। और भेषज विकार युक्ति क्या होता है बच्चों कि औषध का योग किस रोग में किस प्रकार करना चाहिए, कि हमें जो औषध की कल्पनाएं बनानी है, योग बनाने हैं, वो किस रोग के अनुसार हमें किसके अनुसार कैसा बनाना है। ठीक है, ये होता है भेषज विकार युक्ति। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस याद रखना कि भेषज संवृत्ति क्या होता है और भेषज विकार युक्ति क्या होता है। ठीक है, फिर देखो, इन परीक्षा करने योग्य विषयों की परीक्षा आयु के प्रमाण विशेष को जानने रखने वाले वैद्य को प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश से करनी चाहिए। तो तुमसे पूछा जाए कि आयु के प्रमाण विशेष को जानने के लिए वैद्य किससे चिकित्सा करेगा, तो प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश से करेगा। ठीक है, तो इसको टिक कर लो, यहाँ पे ऐसे एरो लगा लो कि आयु के प्रमाण विशेष को जानने के लिए वैद्य को प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश से परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद फिर देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब छोड़ते जाना है। देखो यहाँ पे आएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रकृति विकृति से परीक्षा। तो देखो, इन परीक्षा भावों में कुछ भाव पुरुषों में आश्रित नहीं होते हैं और कुछ भाव पुरुषों में आश्रित रहते हैं। इनसे जो भाव पुरुषों में, टिक करो, जो भाव पुरुषों में आश्रित नहीं होते हैं उनकी परीक्षा उपदेश और युक्ति से करनी चाहिए। तो टिक करो, पुरुषम अनाश्रितानि तान्य उपदेशतो युक्तिश्च परीक्षेत। तो जो पुरुष में भाव अनाश्रित होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, ठीक है, तो वो जो भाव है उनकी परीक्षा किससे करोगे, उनकी परीक्षा किससे, उपदेश यानी कि आप तो उपदेश से करोगे या फिर युक्ति से करोगे। ठीक है, अपने खुद के दिमाग से करोगे, इंटेलिजेंसी से करोगे। तो इसमें याद रखना है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि पुरुषों में जो भाव अनाश्रित हैं उनकी परीक्षा किससे करोगे, तो उपदेश से करोगे और युक्ति से करोगे। ठीक है, क्योंकि वो दिखेंगे ही नहीं। तो उपदेश यानी कि तुमने शास्त्रों में आप्त उपदेश, जो आप्त पुरुषों द्वारा जो शास्त्र है उनमें क्या पढ़ा है उसके हिसाब से करोगे, या फिर जो युक्ति तुमने जितना सीखा है उसके हिसाब से करोगे। ठीक है, फिर देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट, जो भाव पुरुषों में आश्रित रहते हैं उनकी परीक्षा प्रकृति से और विकृति से करनी चाहिए। तो टिक करो, पुरुष संश्रयाणी पुनः प्रकृतितो विकृतितो। और जो भाव पुरुषों में आश्रित होते हैं, यहाँ पर क्या था, अनाश्रित थे, उनकी परीक्षा किससे करोगे, प्रकृति और विकृति से करोगे। तो ये दोनों पॉइंट डाल के ऊपर बुक पे लिख लेना कि जो भाव पुरुषों में अनाश्रित होते हैं उनकी परीक्षा उपदेश और युक्ति से करेंगे, और जो भाव पुरुषों में आश्रित रहते हैं उनकी परीक्षा प्रकृति और विकृति से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी हिंदी भी रीड करनी है। अब देखो उसके बाद क्या बता रहे हैं, प्रकृति।
ठीक है। तो प्रकृति में देखो, प्रकृति यहाँ पर कितनी बताई है, पहले तो उसका नंबर याद रखना है, 6 बताई गई हैं। ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ इंद्रिय स्थान में कितने प्रकार की प्रकृति बताई गई है, वहाँ पे इंद्रिय स्थान मेंशन करेगा। तो कितने प्रकार की प्रकृति बताई है, 6 प्रकार की। ठीक है। तो जिसमें पहला है कौन सा, देखो तत्र प्रकृति, सबसे पहला है जाति प्रसक्ता, फर्स्ट नंबर डालो। दूसरा है कुल प्रसक्ता, सेकंड नंबर। थर्ड है देशानुपातानी, फोर्थ है कालानुपातानी, और फिफ्थ है वै अनुपातानी। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमारे पास लास्ट दे रखी है इसमें प्रत्यात्मनीयता। तो ये हमारे पास 6 प्रकृति होती हैं। ठीक है। तो कैसे याद किया हमने, जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देशानुपातनी, कालानुपातनी, वै अनुपातनी और प्रत्यात्मनीयता, इन 6 भेदों वाली प्रकृति होती है। ठीक है। तो कैसे देखो, जाति प्रसक्ता मतलब यहाँ पे रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। मतलब क्या रेस, क्या कास्ट है उसके अकॉर्डिंग। कुल का मतलब कि उसका फैमिली डिस्पोजिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। देश का मतलब लैंड या फिर पेशेंट नहीं, ये प्लेस आएगा। ठीक है। लैंड या प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी क्या प्रकृति है। काल यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग उसकी क्या प्रकृति है। वह यानी कि एज के अकॉर्डिंग उसकी क्या प्रकृति है। और प्रत्यात्मनीयता का मतलब है उसकी पर्सनल हैबिट से क्या क्या उसकी प्रकृति डेवलप हुई है। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 प्रकृति होती हैं। कैसे याद करोगे इसको, जा, कु, दे, का, बी, पी। ठीक है। तो जा फॉर जाति प्रसक्ता, कु फॉर कुल प्रसक्ता, दे फॉर देशानुपातनी, का फॉर कालानुपातनी, बी फॉर वै अनुपातनी और पी फॉर प्रत्यात्मनीयता। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यूजी में भी पूछा जाता है तो इसको याद रखना। अब देखो उसके बाद अब हमारे पास बताएगा, प्रकृति हमने पढ़ लिया, अब बच्चों बताएगा विकृति क्या होती है। ठीक है। तो ये विकृति इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है यूजी में। ठीक है। तो विकृति के अंदर देखो, लिख लिया करो यहाँ पे ऐसे 5 मार्क्स, जिससे ये तुम्हें याद रहे कि यूजी में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी यूजी वाला आया करे तो वहाँ यूजी लिख लिया करो। अब देखो उसके बाद, तो विकृति कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। 3 टाइप्स की विकृति होती हैं। और प्रकृति कितने प्रकार की थी, 6 प्रकार की। ठीक है। तो देखो कौन कौन सी विकृति, पुनः लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। कौन कौन सी है, लक्ष्य निमित्ता, लक्षण निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। तो देखो लक्षण, लक्ष्य और निमित्त अनुरूपा, ये 3 प्रकार की विकृति कही जाती हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है बच्चों लक्षण निमित्ता। तो इसमें देखो, इनमें लक्षण निमित्ता विकृति वह है जिससे शरीर में पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार कारण के सदृश अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये कुछ लक्षण शरीर से संबंधित रहते हैं जो विकृति उत्पादक समय में शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेश में अपना स्थान बनाकर विकृति उत्पन्न करते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर ना कारण हमें पता नहीं होता। ठीक है। जो उसका रीज़न है, विकृति क्यों हुई है, उसका हमें कारण पता नहीं होता, वो कारण हमें प्राप्त नहीं होता। ठीक है। इसके अंदर हम जो लक्षण एक साथ उत्पन्न हुए हैं ना, उससे हम इसका कारण पता करते हैं। तो इसके अंदर इसीलिए इसको लक्षण निमित्ता कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लक्षण अन्येव हेतु भूतानि भवन्ति दैवात। दैवात का मतलब होता है पूर्व जन्मकृत क्रम। तो 2 पॉइंट तुम्हें इसके अंदर याद रखने हैं। पहला, कारण के सदृश अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होंगे, उसके बाद हमें इसमें कारण का पता चलेगा। ठीक है। और इसमें पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार इसके अंदर हम पता करते हैं। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार कौन सी विकृति होती है, तो लक्षण निमित्ता होती है। ठीक है बच्चों। देखो थोड़ा और समझ में आएगा। तात्पर्य ये है कि जो विकृति शरीर में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। तो जो लक्षण हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका कारण क्या होगा। कारण हमें पता नहीं होगा इसका। ठीक है। उसे लक्षण निमित्ता विकृति कहा जाता है। इस प्रकार इस विकृति के ज्ञान का कारण लक्षण ही होता है। ठीक है। तो बस इतना तुम्हें पढ़ना है।
उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज दी हुई है सामुद्रिक शास्त्र। क्या दिया हुआ है? सामुद्रिक शास्त्र। इसको थोड़ा टिक कर लो, ठीक है, कि ये लक्षण भाग्यवश होते हैं। भाग्यवश मतलब पूर्व जन्मकृत होते हैं, या फिर तुमने जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उसी से हम पता करते हैं कि इस वाली विकृति का कारण क्या होगा। तो ये जो है वो कौन से शास्त्र में बताया गया है? सामुद्रिक शास्त्र में। तो कोई तुमसे पूछे बताओ लक्षण निमित्ता के बारे में कौन से शास्त्र में बताया गया है? तो सामुद्रिक शास्त्र में, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर जो भी पैथोलॉजिकल अपीयरेंस आएगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? लक्षण निमित्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लक्ष्य निमित्ता। लक्ष्य का मतलब कोई ना कोई टारगेट, यानी कि हमारा इसके अंदर जो कारण होगा अब वो हमें पता हुआ होगा, ठीक है। पहले से हमें पता होगा इसका कारण ये है, तब ये डिजीज हुआ है। तो देखो इसमें क्या लिखा है? लक्ष्य निमित्ता तु सा यश्चा, यहाँ से टिक करो, उपलभ्यते निमित्तम यथोक्त निदानेषु, टिक करो इसको, कि लक्ष्य निमित्ता विकृति उसे कहते हैं जिसका निमित्त किसका पर्याय होता है? कारण का, ठीक है। जिसका निमित्त उपलभ्यते मतलब पहले से हमें पता होता है, तो जिसका कारण प्राप्त होता है, जैसे कि निदान स्थान की सारी व्याधियां। तो जब हम निदान स्थान पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने जितनी भी व्याधियां देखी थी उन सब के कारण हमें पता था कि ये व्याधियां जो है इसकी वजह से हुई है, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि निदान स्थान में जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी विकृतियां हमने दी हैं, वो सारी की सारी किसके अंडर आती हैं? लक्ष्य निमित्ता के अंदर बताते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, लक्ष्य निमित्ता विकृति उसे कहते हैं जो साकारण हो, मतलब जिसका कोई ना कोई कारण हो, अर्थात जिसका कारण स्पष्ट हो, पहले से क्लियर हो कि इसका कारण ये है। तो जैसे रूक्ष, लघु, शीत, चंचल, विशद, खर वायु का गुण है, ठीक है। तो ये सारे वायु के गुण हैं। तो अगर ऐसे आहार विहार से वायु का कुपित होता है, तो अगर वायु कुपित हो रही है तो हमें उसका रीजन पता होगा कि इसने जरूर कोई ऐसा आहार विहार किया होगा जो वायु को बढ़ाने वाला है। ऐसे गुण इसने जरूर ऐसी चीजें खाई होंगी, ठीक है, जो वायु को क्या है? बढ़ाने वाली हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि निदान स्थान में जितनी भी व्याधियों का वर्णन है वो किस विकृति के अंदर आती हैं? तो हमें क्या याद रखना है? लक्ष्य निमित्ता के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन डाल के लिख लो कि निदान स्थान में जितनी भी व्याधियों का वर्णन है, जितनी भी विकृतियों का वर्णन है, वो किस विकृति के अंदर आता है? तो लक्ष्य निमित्ता के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है निमित्त अनुरूपा। निमित्त अनुरूपा में क्या देखेंगे? देखो, जो निमित्त के अर्थ को अनुकरण करने वाली हो, टिक करो, निमित्ता अर्थ अनुकरणीय, उस विकृति को निमित्त अनुरूपा कहते हैं। यह विकृति रोग उत्पत्ति की निमित्त नहीं होती है, पर आयु के प्रमाण ज्ञान में वह निमित्त होती है। टिक करो इसको, कि निमित्तम आयुष्य प्रमाण ज्ञानेश छन्ति, कि ये क्या करती है? आयु के प्रमाण ज्ञान में वह निमित्त होती है। अभी हमने पढ़ा था कि इंद्रिय स्थान का वर्णन आयु के परीक्षा के लिए किया गया है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीजें आएंगी? अरिष्ट वाली चीजें आएंगी, ठीक है। ऐसा चिकित्सकगण मानते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। और आयु के क्षय के कारणभूत मरणोन्मुख पुरुष, मरणोन्मुख पुरुष का मतलब क्या होता है? जो पुरुष मरने वाला हो, उसकी मृत्यु की ज्ञापिका मतलब ज्ञान कराने वाली, शरीर अंतर्गत आयु के ज्ञान के लिए जिस विकृति का उपदेश धीरगढ़ करते हैं, जिस यहाँ से टिक करो, जिस विकृति का आश्रय लेकर मरणोन्मुख पुरुष के शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उपदेश किया जाएगा, वे सभी विकृतियां संक्षेप में निमित्त अनुरूपा विकृति कही जाएंगी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि अरिष्ट के लक्षणों के बारे में जिस विकृति में बताया गया है वो कौन सी विकृति है? निमित्त अनुरूपा। टिक करो, मुमूर्षता लक्षणम उपदेशाम। मुमूर्ष का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल मरने वाला हो, ठीक है, तो वो मुमूर्ष होता है। उसके लक्षणों का उपदेश इस विकृति में किया जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि मरने से पहले जो लक्षण आते हैं वो किस विकृति में आते हैं? निमित्त अनुरूपा में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
इंद्रिय स्थान में कौन सी विकृति आती है? इंद्रिय स्थान में जो लक्षण है उनमें कौन सी विकृति आती है? निमित्त अनुरूपा। तो हमने यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। पहला, निदान स्थान में जितनी भी व्याधियां हैं उनमें कौन सी विकृति आती है? तो कौन सी थी? लक्ष्य निमित्ता। ठीक है। और तुमसे पूछा जाए कि इंद्रिय स्थान में कौन सी विकृति आती है, तो क्या बताओगे? निमित्त अनुरूपा। ठीक है। अब देखो बच्चों, उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, वर्ण अधिकार। ठीक है। तो प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन द कलर कॉम्प्लेक्शन, जो भी हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस आएंगे उसके बेस पे हम जो भी प्रोग्नोसिस करेंगे वो किसके अंदर आएगा? वर्ण अधिकार में। तो सबसे पहले ये बता रहा है प्राकृतिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के नेचुरल कलर्स कौन कौन से होते हैं। जब तक हमें नेचुरल नहीं पता होगा हम कैसे पता करेंगे कि वो विकृत कलर है? ठीक है। तो देखो इसमें याद करना है, सर्वप्रथम वर्ण का अधिकार अर्थात वर्ण के आश्रयभूत मरणोन्मुख मनुष्य के शरीरगत वर्ण में होने वाली विकृतियों का वर्णन किया जा रहा है। जैसे 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, प्राकृतिक वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहला है कृष्ण, काला कलर। ठीक है। श्याम, श्याम का मतलब सांवला कलर। श्याम अवदात, श्याम और अवदात, अवदात का मतलब गोरा। ठीक है। तो श्याम और अवदात ये कलर हो जाएगा श्याम और गौर मिला के। ठीक है। एक अवदात यानी कि बिल्कुल फेयर। तो ये हमारे पास 4 शरीर के प्राकृतिक वर्ण हैं। तो कैसे याद करोगे इसको? कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात और अवदात। फिर देखो, इन वर्णों से अतिरिक्त जो भी वर्ण इन वर्णों के सदृश हो या वर्ण विशेष को जानने वाले विद्वान अन्य जिन वर्णों का निर्देश करें उन सभी वर्ण को प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। तो इनके जैसे जो भी वर्ण आए, जो भी कलर आए, वो सारे प्राकृतिक वर्ण होंगे। ठीक है। कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात और अवदात। ठीक है बच्चों। तो ये 4 शरीर के प्राकृतिक वर्ण होते हैं। टिक कर लो इसको। तो यहाँ पे जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है वो कितने टाइप का होगा? 4 टाइप का। अब देखो उसके बाद अब बताएगा यहाँ पे वैकारिक, जो विकृत है वो कितने प्रकार का होगा। तो देखो यहाँ पे जो अननेचुरल होगा या फिर कोई पैथोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्शंस होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। तो देखो, नील, श्याम, ताम्र, हरित, शुक्ल शरीर के वर्ण वैकारिक कहे जाते हैं। तो वैकारिक वर्ण कितने हैं बच्चों? 5 हैं। कौन कौन से? नीले कलर का शाव, याद रखना श्याम नहीं है, शाव है। ठीक है। श्याम जो आता है, श्याम क्या होता है? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। कृष्ण भगवान तो नेचुरल में आएंगे। तो श्याम जो है वो किसके अंदर आएगा बच्चों? प्राकृतिक वर्ण में आएगा। और जो श्याव है ये किसके अंदर आएगा? विकृत के अंदर आएगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ऐसे याद रखना, श्याम, श्याम किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। और उनका कलर कैसा होता है? प्राकृतिक होता है। ठीक है। फिर देखो, ताम्र कलर का, हरित कलर का, शुक्ल कलर का हो जाएगा अगर शरीर का रंग, तो वो हमारे पास क्या होगा? वैकारिक कहे जाएंगे, विकृत कहे जाएंगे। तो टिक करो, नील, श्याव। उसके बाद देखो ताम्र, हरित और शुक्ल। तो नीले कलर का अगर शरीर हो गया, शाव हो गया, ताम्र कॉपर कलर का हो गया, हरे कलर का हो गया, शुक्ल यानी कि व्हाइट कलर का अगर शरीर हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये विकृत होगा। फिर देखो, इन वर्णों के अतिरिक्त जो वैकृत वर्ण यहाँ नहीं कहे गए हैं, जैसे इनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, नील शाव, नील ताम्र, नील हरित, नील शुक्ल आदि मिश्रित, यानी कि इनके जो मिक्स कलर हैं, इन्हें भी सबको वैकारिक वर्ण कहा जाएगा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रागविकृत अर्थात शरीर में जो श्याम, गौरादि वर्ण पूर्व में जन्म से हो और बाद में सहसा वर्ण का परिवर्तन हो जाए उसे भी वैकारिक वर्ण कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? मान लो कोई बच्चा अगर जन्म से कैसा है, उसका प्राकृतिक वर्ण है, लेकिन अचानक से उसका वर्ण जो है वो विकृत हो गया। ठीक है। कॉम्प्लेक्शन शरीर का अचानक से विकृत हो गया तो वो हमारे पास क्या होगा? वो भी बच्चों विकृत ही माना जाएगा, वैकारिक ही माना जाएगा। तो देखो, अभूत उत्पन्नान, जो वर्ण पहले शरीर में ना हो बाद में उत्पन्न हो जाए उन्हें वैकारिक वर्ण कहा जाता है। इस शरीर के प्रकृति और विकृति के वर्ण की व्याख्या कर दी गई है। ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे वर्ण परीक्षा, सिर्फ यहाँ पे हिंदी लिख लो,
हिंदी रीड करनी है, ठीक है। देखो, यदि उपयुक्त प्राकृतिक वैकृतिक वर्ण आधे शरीर में पाए जाते हैं, मान लो प्राकृतिक आधे शरीर में प्राकृतिक दिखे, आधे शरीर में वैकृतिक दिखे, ठीक है, आधे शरीर में सीमा निर्धारित कर वैकृतिक वर्ण हो, इस प्रकार प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों वर्ण का होना अरिष्ट समझा जाता है। तो ये क्या होगा, अरिष्ट लक्षण होगा। अब किसी इंसान का शरीर जो है जिसमें आधा तो नीला कलर का हो गया, आधा यहाँ पे कैसा अवधात हो गया, ठीक है, तो आधा तो वैकारिक हो गया और आधा क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, तो वो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, वो अरिष्ट होगा। फिर देखो, आधे शरीर का विभाग वाम अंग और दक्षिण अंग के रूप में या पूर्व और पश्चिम रूप में कटी के ऊपर या कटी के नीचे के रूप में आभ्यंतर और बाह्य तथा त्वक के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो बोल रहा है कि मान लो ऐसा हो जाए कि आगे जो एंटीरियर बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसका कलर अलग हो जाए और पोस्टीरियर अलग हो जाए, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड अलग कलर हो जाए, राइट साइड अलग कलर हो जाए, या फिर कटी यानी कि वेस्ट से ऊपर अलग कलर हो जाए, उसके नीचे अलग कलर हो जाए, तो ये भी सारे अरिष्ट के लक्षण हैं, ठीक है। या फिर बोला आभ्यंतर, जैसे मुख, नासिका, कान का भीतरी भाग और बाह्य भाग यानी कि जो एक्सटर्नल जो हमारे पास स्किन है उसका भी इस तरीके का कलर हो जाए, तो वो भी क्या है, वैकारिक है, मतलब अरिष्ट लक्षण है। इस प्रकार सीमा से विभक्त प्राकृतिक और वैकृतिक वर्ण अरिष्ट होता है। इसी प्रकार प्रकृति और विकृति के वर्ण का भेद मुख में या अन्यत्र हाथ पैर में सीमा से विभक्त प्रतीत हो तो वो मृत्यु के लिए होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, देखो बस रीड करना है इनको। मुखगत अरिष्ट, नखादि परीक्षा में अरिष्ट। देखो, अगर रोगी के मुख में पिपलू, व्यंग, ठीक है, तिल कालक, बड़ी बड़ी फुंसियाँ, ये सारे स्किन डिजीजेज हैं कि इसमें छोटे छोटे से पिंपल्स हो जाएं, ठीक है, व्यंग मतलब छोटे छोटे से डॉट हो जाएं, तिल बन जाएं या बड़ी बड़ी फुंसियाँ हो जाएं, अगर किसी एक का होना अप्रशस्त मतलब अशुभ अरिष्ट माना जाता है। तो छोटे छोटे से एक्ने हो जाए, ठीक है, व्यंग मतलब पिगमेंटेशन हो जाए, तिल कालक मोल बन जाए, ठीक है, तो ये सब क्या है, मुखगत अरिष्ट कहा जाता है। फिर देखो नेल्स के अंदर, जिस रोगी के बल, वर्ण और इंद्रियों की शक्ति न्यून मतलब बहुत कम हो गई है, उनके नेल्स, नेत्र, मुख, मूत्र, पुरुष, हाथ पैर और जो लिप्स यानी कि ओष्ठ है आदि अवयव यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें सहसा बताए हुए वैकारिक वर्णों में किसी एक वर्ण की उत्पत्ति हो जाए तो वो भी हमारे पास क्या है, अरिष्ट का लक्षण है। फिर देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, ऊपर बताए हुए प्राकृतिक वैकृतिक वर्णों के अतिरिक्त जो भी वर्ण रोगी के शरीर में पहले ना हो और वह वर्ण यदि रोगी के बल, मांस आदि के क्षीण होने पर सहसा यानी कि अचानक बिना कारण उत्पन्न हो जाए तो वह अरिष्ट है। इस प्रकार वर्ण अधिकार समाप्त हुआ। तो हमने यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड जो भी अरिष्ट लक्षण थे वो देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पार्ट जो था वो क्या था, स्वर वाला। तो देखो, प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन द वॉइस, तो स्वरा अधिकार अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, स्वर अधिकार, प्राकृतिक स्वर हंस, क्रोच, पक्षी, नेमी, दुंदुबी, कलविंग, काक, कबूतर, जर्जर, इन स्वरों के तुल्य यानी कि इनके जैसे स्वर प्राकृतिक स्वर कहे जाते हैं। तो तुमसे पूछेगा कि प्राकृतिक स्वर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कौन कौन से, देखो, हंस का, ठीक है, क्रोच का, नेमी का, दुंदुबी का, ठीक है, कलविंग का, काक का, कपोत का और जर्जर का, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 8। तो ये 8 जो वॉइस आती है ना, ये जो होती है वो प्राकृतिक स्वर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, हंस मतलब स्वैन, सबको पता होता है। उसके बाद क्रोच, क्रोच का मतलब क्या होगा, जो क्रेन नहीं होता वो, तो ये सारे पक्षियों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। नेमी, नेमी का मतलब होता है व्हील, जो रथ के अंदर जो व्हील लगे होते हैं ना उसकी आवाज़। दुंदुबी मतलब नगाड़े की आवाज़, ठीक है। कलविंग, कलविंग का मतलब होता है स्पैरो, और काक का मतलब क्रो होता है, कबूतर सबको पता है, और जर्जर, ठीक है। जर्जर क्या होता है, अ टाइप ऑफ ड्रम, ठीक है। तो ऐसे ड्रम की आवाज़ आती है वो। ये सारे प्राकृतिक स्वर कहे जाते हैं।
इनके अतिरिक्त जो शब्द यहाँ नहीं कहे गए हैं पर इन स्वरों के तुल्य हैं, मतलब इनके जैसे हैं, वे शब्द और इन स्वरों से सर्वथा भिन्न स्वर पर स्वर विशेषज्ञ विद्वान इसका निर्देश करते हैं, तो वे भी क्या होंगे, प्राकृतिक स्वर होंगे। तो तुम्हें क्या याद रखना है, प्राकृतिक स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं और उनके नाम याद करने हैं। तो चलो पहले इसके नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, ऊपर बुक में लिखो प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर इसको ऐसे डिवाइड कर लो, याद करने ये आते हैं क्वेश्चन, 5 + 3, ठीक है। तो टोटल 8 थे। अब देखो इसमें यहाँ पे जो 5 चीज़ें हैं इसको हम देखते हैं कौन कौन सी है बच्चों। का, का, का और का, ठीक है। तो का फॉर क्रॉन्च, ठीक है। का फॉर कलिंग, का फॉर कबूतर और का फॉर काक, ठीक है। और एक हमारे पास इन्हीं के साथ याद कर लो, हंस। तो ये हमने यहाँ पर 5 चीज़ें याद कर ली, ठीक है। तो 4 तो का, तो यहाँ पर लिख लो का 4 प्लस हंस, ये हमने यहाँ पे 5 चीज़ें याद कर ली। अब उसके बाद हमारे पास 3 बचे हैं याद करने को, तो 3 देखो याद करते हैं। क्या होगा, दद्दू ने क्या बजाया, झरझर बजाया, मतलब ड्रम बजाया, ठीक है। तो दद्दू से आ जाएगा क्या, दुंदुभी, लिखो इसको, दद्दू से क्या आ जाएगा, दुंदुभी, ठीक है। झरझर से क्या आ जाएगा, झरझर, और ने से आ जाएगा बच्चों नेमी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लो। इस तरीके से हमें प्राकृतिक स्वर सारे याद करने 8। अब देखो, अब क्या बताएगा, ये वैकारिक स्वर बताएगा, ठीक है। तो देखो वैकारिक स्वर के अंदर देखो क्या होगा, अब आएगा बच्चों यहाँ पे वैकारिक स्वर। तो वैकारिक स्वर में देखो, एडक यानी कि भेड़ का, कल यानी कि बहुत सूक्ष्म, कोई बहुत बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहा है, ग्रस्त मतलब, ग्रस्त का मतलब जो समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा है लेकिन हमें अनुच्चारित है, मतलब बोल नहीं पा रहा है, अच्छे से नहीं बोल रहा है। अव्यक्त, बिल्कुल अव्यक्त शब्द बोल रहा है। गदगद मतलब आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, ठीक है। छाम का मतलब छीड़ यानी कि बहुत कम बोल रहा है। दीन यानी कि दुखियों की तरह बोल रहा है। और अनुकूल यानी अनुकीर्ण का मतलब है एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य बोलते रहना, मतलब बिल्कुल भी इसके बीच में गैप नहीं दे रहा। एक वाक्य के बाद एक सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद दूसरा सेंटेंस बोल रहा है, तो इसका मतलब होता है अनुकीर्ण। तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, बताओ अनुकीर्ण का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, वैकारिक कहे गए हैं, ठीक है। तो कल का मतलब है इनऑडिबल, कि हमें सुनाई नहीं देगा वो क्या बोल रहा है, ठीक है। ग्रस्त का मतलब है इनडिस्टिंक्ट, कि वो बिल्कुल हमें क्लियर नहीं पता चलेगा क्या बोल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और अनुकीर्ण का मतलब ध्यान रखना है क्या होता है। तो तुम्हें प्राकृतिक स्वर याद रखने, ये अपने आप हो जाएंगे। तो जो भी बचे हुए हैं वो सारे वैकारिक हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको टिक करो। जिसके शरीर के आधे भाग में अथवा संपूर्ण भाग में वैकारिक वर्ण बिना कारण उपस्थित हो जाएं, वह मनुष्य नहीं बसता है, मतलब उसका क्या आ गया, अरिष्ट लक्षण आ गया, ये हमें समझना चाहिए। फिर देखो लास्ट में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि मुख के आधे भाग में स्पष्ट रूप से चिकनापन यानी कि स्निग्धता वहाँ पर दिखाई पड़े और मुख के आधे भाग में रूक्षता दिखाई पड़े, ठीक है, या मुख के आधे भाग में ग्लानि और आधे भाग में हर्ष हो, तो ये प्रेत का लक्षण है। तो तुमसे पूछेगा प्रेत का लक्षण क्या है, तो यहाँ से टिक करो, वह व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान हो जाता है, ये क्या है, प्रेत का लक्षण है, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे अब बस लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचा है, बाकी रीड करना है सिर्फ हिंदी रीड कर लेना। और भी करके लिखा हुआ है, देखो, जिस रोगी व्यक्ति के दोनों ओष्ठ मतलब दोनों लिप्स जो हैं वो कैसे हो गए हो, पके हुए जामुन के फल के सदृश नीले हो गए हो। टिक करो, पक्व जंबाब सन्निभो, जंबाब मतलब जामुन, तो पके हुए जामुन के फल के सदृश नीले वर्ण के हो गए हो। उस धीर मनुष्य को गतायु यानी कि उसकी आयु जो है वो समाप्त हो गई है, ऐसा हमें समझना चाहिए, यानी कि मृत्यु के मुख में उसको समझें। इसको हम किससे कोरिलेट करते हैं, सीवियर साइनोसिस, क्योंकि उसके लिप्स कैसे हो जाते हैं, नीले कलर के, जामुन के फल के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अभी हम थोड़ी देर बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, थैंक यू।